हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत करता हूँ एक बार आपका फिर से। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कवर सीए इंटर जीएसटी चैप्टर 3 चार्ज अंडर जीएसटी के जितने भी आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं वो सभी। द गुड पार्ट इन दिस वीडियो इज कि मैं टेस्ट एंड नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ मेरे को कुछ इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट लगी थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैं वो भी आप लोगों को कवर करवाऊंगा। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार मेरी बात सुनो। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है टेस्ट एंड नॉलेज का, आप लोग भी अपने पास मॉड्यूल में ओपन कर सकते हैं। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रेस्पोंडेंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ओके भाई, सिंपली सिंग क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन भाई हमसे पूछ रहा है कि यार अगर मैं तुमको करेक्ट बताऊं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार टैक्स एफसीएम अंडर एफसीएम पे होगा या अंडर आरसीएम पे होगा, यानी कि भाई सप्लायर पे करेगा इन केसेस में या रेस्पोंडेंट पे करेगा। आइए देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। आपके इस चैप्टर में एक लंबी सारी आपके पास एक लिस्ट होगी आरसीएम की। उस केस में ये पॉइंट है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस केस में जो टैक्स पे करेगा, लाइबिलिटी ऑफ टैक्स होगी, वो किसकी होगी, बिजनेस एंटिटी की होगी, ना कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की होगी। इसका आंसर है हमारा बिजनेस एंटिटी। भाई मेरी सीधी से तुम बात याद रखो यार, इस केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का काम है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, राइट। दोनों पार्टीज को सुनना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और एक डिसीजन देना, राइट। तो भाई उसको वही काम अपना करने दो, उसको ये जीएसटी के चक्कर में तुम लोग मत डालो। जीएसटी भाई जो बिजनेस एंटिटी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ही, अपनी जो भी है, अगर नहीं है तो वो रजिस्टर करके अपना करवाएगी, जीएसटी पे करेगी। तो भाई सिंपली जो जीएसटी का काम है भाई वो बिजनेस एंटिटी देख लेगी आरसीएम में पे करने का। आप अपना डिस्प्यूट ही रिजॉल्व करो। आप इस तरह से इस चीज को याद रख सकते हो। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल। ओके सर, ये बड़ी ना कंफ्यूजन होती है कि यार स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में कौन रेजिडेंट है कौन प्रोवाइडर है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है, समझ ही नहीं आता, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। आओ समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा। थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस क्वेश्चन का बी पार्ट था आरसीएम सर्विस स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का। आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही होगी, थोड़ा गला खराब है, माफ करना अगर एग्जैक्ट नहीं निकल पाई ट्यून। मैं बात कर रहा हूं आईपीएल की, आईपीएल 2025। अब आईपीएल हम मैच देखते हैं, अपने अपनी टीम के लिए सपोर्ट भी करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि वहां पे अकेला आईपीएल नहीं लिखा होता है, वहां पे क्या लिखा होता है, टाटा आईपीएल 2025, टाटा आईपीएल 2025। अब ये क्यों टाटा, सर ये टाटा का क्या मतलब है इसमें, टाटा तो कंपनी है, एग्जैक्टली टाटा इज अ कंपनी, इसका आईपीएल के साथ सर क्या लेना देना। तो भाई मेरे बीसीसीआई जो कि आईपीएल लाइक ऑर्गेनाइज करती है, पूरी की पूरी कमेटी जो है हमारी इंडिया में, वो क्या करती है, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसको देती है, टाटा को। बदले में टाटा वाले इनका ये जो आईपीएल है उसको क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो भाई एक बात हमेशा याद रखना, स्पॉन्सर कोई भी चीज लाइक ये इन जनरल बता रहा हूँ कि रेसिपेंट वो होता है जिसकी जेब से निकल रहा है पैसा, मनी आउटफ्लो। वो बंदा भाई जिसकी जेब से जिसकी पॉकेट से पैसा निकल रहा है वो है रेसिपेंट। ये जनरल बता रहा हूँ, सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बता रहा। कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन होगी है सर सप्लायर कौन है रेसिपेंट कौन है, इस तरह की ट्रांजेक्शन हमें दे दी क्वेश्चन ने या इन जब रियल लाइफ आल्सो हमें पता नहीं लग पा रहा कि किसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, कौन सप्लायर है कौन रेसिपेंट है। तो हमेशा याद रखना, जो जिसकी जेब से पेमेंट हो रही है वो बंदा भाई है रेसिपेंट। अगर मैं अपनी वाली इस एग्जांपल की बात करूं आईपीएल वाली में, तो इस केस में भाई पैसा कौन पे कर रहा है, टाटा। टाटा कंपनी जो है वो पैसा पे कर रही है, वो बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप की फीस दे रही है। तो इस केस में भाई बीसीसीआई क्या है, सप्लायर।
और टाटा क्या है? रेसिपेंट। इस केस में टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर होगी? टाटा के ऊपर। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो भाई एक कंपनी ने इंडिविजुअल को सर्विसेज प्रोवाइड की, यानी कि भाई लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी, ये है हमारा इंडिविजुअल, लेट्स सपोज रोहन। सो भाई कंपनी एबीसी है और उसने रोहन को क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड की। इंडिविजुअल है भाई। अब कंपनी क्या है यहाँ पे? सप्लायर। ये क्या है यहाँ पे? रेसिपेंट। यहाँ पे क्लियरली पिक्चर क्लियर हो रहा है, पर कई बार आप कंफ्यूज हो तो मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया कि आप किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे रोहन हमारा रेसिडेंट, तो क्या रोहन की लाइबिलिटी है जिस तरह टाटा की लाइबिलिटी थी जीएसटी को पे करने की? आंसर इज नो। सर क्यों? अभी तो आप समझा के चुके हो भाई मेरे। इसका आंसर नो होगा। क्यों? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में आरसीएम तभी लगेगा अगर जो रेसिपेंट है वो क्या है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। आपको दर्शन करवा देता हूँ एक बार लिस्ट का। ये नोट्स हैं मेरे प्रिपेयर किए हुए, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, चेक करवा देता हूँ। या ये पढ़िए 20th पॉइंट। एनी पर्सन, सप्लायर कौन हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एलएलपी, कोई भी फर्म हो, कुछ भी हो सकता है पर्सन। बट रेसिपेंट कौन होगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर ये केस है भाई तो ही आरसीएम लगेगा, अदरवाइज नो आरसीएम, ओनली एफसीएम। सो हमारे वाले केस में भाई रोहन एक इंडिविजुअल है, आई मीन टू से जो इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो बंदा, ओहो जस्ट अ मिनट गाइस, हमारे वाले केस में रोहन इंडिविजुअल है जिसको सब्सिडी दी जा रही है, तो इंडिविजुअल। सो इस केस में जो कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वही हमारी लाइबल होगी जीएसटी को पे करने के लिए, बिकॉज ये हमारा केस आरसीएम में कवर नहीं हो रहा। आई होप ये आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी थोड़ा क्लियर, थोड़ा क्या इनफेक्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी जिस तरह मैंने बताया। सो ये बीई था, ये है हमारा कंपनी। थर्ड पॉइंट क्या है? रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। भाई इससे इसमें कौन टैक्स पे करेगा? पब्लिक क्या बोलती? क्या बोलती पब्लिक? बिजनेस एंटिटी। पब्लिक भी यही बोलेगी, मैं भी यही बोल रहा हूँ, बिजनेस एंटिटी। यार एक बार और याद रखना, गवर्नमेंट के केस में भाई सरकार से थोड़ी ना तुम जीएसटी पे करवा सकते हो यार। सरकार सरकार है, गवर्नमेंट क्या है? सरकार। सरकार थोड़ी ना जीएसटी पे करेगी, जो एंटिटी उनसे सर्विस ले रही है वो खुद जीएसटी पे करेगी, सीधी सी बात है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, और ये क्या था हमारा? कंपनी। आपको एक बार आंसर मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। रेसिपेंट जो कि बिजनेस एंटिटी था, फॉरवर्ड चार्ज कंपनी, हमारा आईपीएल वाला एग्जाम्पल, लाइक जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, कंपनी पे करेगी क्योंकि भाई रोहन इंडिविजुअल था। और इस केस में क्या है? अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेस्पेक्टिव बिजनेस एंटिटी। भाई सरकार से थोड़ी टैक्स ले सकते हो। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट आपका जो है उनके तीनों पॉइंट्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कदम कदम बढ़ाए जा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस अपने करते जा। विवेक गोयल, सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। विवेक गोयल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कॉलेज विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ओके, ऑफ ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हैज रिसीव्ड सीटिंग फीस अमाउंटिंग टू 1 लाख फ्रॉम द कंपनी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स। हु इज अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस? सर कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? डायरेक्टर। आओ थोड़ा इसको भी देखें। देखो मैं करवाने को तुम लोगों को सीधा कह सकता हूँ कि यार डायरेक्टर की, डायरेक्टर की जो सर्विसेज कंपनी को मिलती हैं, डायरेक्टर जो फीस ले रहा है उस केसेस में डायरेक्टर आरसीएम में डायरेक्टर टैक्स नहीं पे करेगा। बट
कंपनी ही टैक्स पे करेगी। करवाने का मैं सीधा तुम लोगों को करवा सकता हूँ ये क्वेश्चन भी कि यार हाँ भाई सिंपल सी बात है, आरसीए में ये सर्विस कवर होती है। एक बार लिस्ट दिखा के यहाँ पे देखो, सेकंड, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये रहा कि भाई डायरेक्टर और कंपनी, डायरेक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, और कंपनी और बड़ी कॉर्पोरेट जो भी है वो टैक्स पे कर देगी। बट आई रियली वांट टू डीप डाइव, थोड़ा आपको मैं समझाना चाहता हूँ इस चीज को, तो थोड़ा देखते हैं। इसका आंसर डायरेक्टर है। अगर आपको आगे थोड़ा इसका रीजनिंग नहीं पता करनी, इसका थोड़ा लाइक और इसको डीप डाइव नहीं करना, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप थर्ड क्वेश्चन पे जा सकते हैं वीडियो फॉरवर्ड करके, बट आई विल कवर। भाई मेरे, आई वांट टू डिस्कस सम पॉइंट, सर्कुलर भी था इसके रिगार्डिंग। डायरेक्टर और कंपनी, भाई डायरेक्टर ने अपनी सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड की, उस केस में कंपनी टैक्स पे करवाएगी, जाहिर सी बात है यार। अब मेरी बात सुनो, डायरेक्टर कौन होता है? इंडिविजुअल, तुम और मैं, तुम मैं और जितने भी हम लोग हैं। बंदा लाइक प्रमोट होगा, मेहनत करेगा, उसके बाद वो डायरेक्टर बनेगा। अपने जितने भी उसके लाइक है, कंपनी का सिस्टम है, हायरार्की है, उसके बाद वो डायरेक्टर बनेगा, राइट? एक इंडिविजुअल डायरेक्टर बन जाएगा कंपनी का। अब भाई तुम लोग मेरी बात सुनो, क्या डायरेक्टर अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाएगा क्या? जीएसटी में रजिस्टर करवाएगा क्या ओनली टू पे टैक्स ऑन हिज इंडिपेंडेंट सर्विसेज जो उसने प्रोवाइड किए हैं? द आंसर इज टोटली नो। भाई मेरे, अगला अपना काम देखे या तो जीएसटी में एक इस सर्विसेज के लिए अकेला रजिस्ट्रेशन करवाए, दैट इज टोटली अनफेयर। सो दैट्स सर्विसेज को क्या किया गया, इस केस को आरसी में कवर किया गया कि भाई कंपनी तो लाइक रजिस्टर्ड ही होगी, राइट? कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अगर नहीं है तो वो रजिस्टर्ड अपना को रजिस्टर करवा लेगी, तो कंपनी केस में अपना आरसीए में टैक्स पे करेगी, ना कि डायरेक्टर। डायरेक्टर को हम नहीं तंग करते भाई, डायरेक्टर अपना इंडिविजुअल बंदा है, इंडिविजुअल को तंग नहीं करेंगे, वो अपना जैसे कर रहा है काम करता रहे, बट कंपनी इस केस में पे कर देगी। बट हियर्स अ कैच, अगर इस केस में डायरेक्टर दो तरह का हो सकता है, एक तो है इंडिपेंडेंट, एक है होल टाइम अपना डायरेक्टर जो होते हैं, दैट इज एम्प्लॉय। अब भाई तुम लोग मेरी एक बात सुनो, कंपनी में दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक होल टाइम। अब जो होल टाइम डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर है, वो लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, कंपनी का एम्प्लॉय होगा, राइट? और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है कि लाइक जब कोई बोर्ड मीटिंग हुई या जो भी इनकी मीटिंग्स होती हैं अपनी, उस केस में कोई रिक्वायरमेंट, इस केस में काफी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कंपनी सेट की कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी आपको इंक्लूड करना है मीटिंग में, बट वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता कंपनी का। अब यार, जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। सर क्यों? शेड्यूल 3, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, भाई एम्प्लॉय है कंपनी का, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो? यानी कि सर, ये जो आरसीएम वाली आप बात कह रहे हो, ये सिर्फ उस केस में लगेगी इफ इट इज अ केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जैक्टली, यस। आरसीएम वाले बात सिर्फ उस केस में लगेगी अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, अगर वो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, दैट इज एम्प्लॉय है, ठीक है ना? तो उस केस में वो बात नहीं लगेगी, उस केस में आरसीएम, आरसीएम का जीएसटी नहीं लगेगा, तो आरसीएम की तो बात ही नहीं आती। सर ये पता कैसे कर सकते हैं हम, लाइक क्या करें इसका? जरूरी थोड़ी है कि लाइक किस तरह पता करें? सिंपल सी बात है भाई, तुम जाओ इनकम टैक्स की टीडीएस पे। सर क्या कर रहे हो, अब कंफ्यूज हो रहे हैं हम, टीडीएस लेके आ रहे हो भाई, ये सर्कुलर इस तरह का है, आई एम रियली ट्राइंग माय बेस्ट सिंपलीफाई कर पाऊँ टीडीएस में। सेक्शन 192, सेक्शन 194 जे, सैलरीज, प्रोफेशनल फीस। भाई अगर तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर को जो पेमेंट हो रही है, डायरेक्टर को जो पेमेंट हो रही है, उसका टीडीएस इनकम टैक्स में सेक्शन 192 में हम डिडक्ट कर रही है कंपनी, इट मींस ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उस केस में आरसीएम तो छोड़ो भैया, जीएसटी ही नहीं लगेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर 194 जे में कंपनी उसका डिडक्ट कर रही है टीडीएस, दैट इज प्रोफेशनल, उस केस में आरसीएम लगेगा, जीएसटी लगेगा, एंड अंडर आरसीएम लगेगा, कंपनी पे करवाएगी।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने जितने भी इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स थे सर्कुलर में, लाइक आई हैव क्लियर इट। आप क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए एग्जाम में, आई थिंक तुम लोग उसे संभाल लोगे, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को सुन सकते हैं। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। हमारा वाला क्वेश्चन था, अब अपने क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। हमारे वाले केस में तो भाई ये उन्होंने क्वेश्चन ने खुद ही लिख दिया कि कंपनी का जो डायरेक्टर है विवेक गोयल, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सो भाई गोयल साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इस केस में तो भाई सीधी सी बात है, आरसीएम के ऊपर ही टैक्स पे होगा। बट स्टिल मैंने डीप डाइव तो किया, बिकॉज अगर क्वेश्चन घुमा के भी आ जाए एग्जाम में, तो आप लोग उसको हैंडल कर पाओ। बिकॉज हम लाइक क्वेश्चन बाउंसर आएगा, बट हमारे लिए वो बाउंसर नहीं है, हमारे लिए हमने उसके ऊपर बुल शॉट लगाना है। सो एक बार आप शुरू करवा देता हूँ मैं स्टडी मैट से। गिवन केस पर्सनल सॉरी गिवन केस पर्सनल लाइबिलिटी पे जीएसटी द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, दैट इज कंपनी, जो ए टू जेड कंपनी का नाम था। चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Regu Associates provides sponsorship services to Weave in Cricket Academy. Determine the person LLP. Okay. Determine the person liability for tax. ये फिर से स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट आ गया। लॉजिक हमें पता है, रीजन हमें क्लियर है, सीधा आंसर पे देखते हैं इसका क्या आंसर है। अब भाई मेरे रघु एसोसिएट्स है, उसने सर्विसेज दी हैं किसको? वीव इन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी को। क्रिकेट की कोई एकेडमी है, सीए क्रिकेट एकेडमी एलएलपी, राइट। कौन पे करेगा इसमें? आरसीएम में हमने क्या देखा था भाई? सप्लायर कोई भी पर्सन हो, सप्लायर एनी पर्सन हो, अगर रेसिपेंट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो आरसीएम, तो इस केस में आरसीएम लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म विच एवर द केस में भी वो टैक्स पे करवाएगा, ना कि सप्लायर। बट सर इस केस में तो ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है, ना ही पार्टनरशिप फर्म है, तो यानी कि इसमें से तो रघु एसोसिएट ही जीएसटी को पे करेगी आरसीएम में, सॉरी फॉरवर्ड चार्ज में। आंसर इज नो। क्यों सर? यहाँ ये क्यों भाई? एलएलपी, दिस इज द कैच, एलएलपी। हम अक्सर लाइक जल्दबाजी में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, बट दिस इज द कैच, एलएलपी। भाई तुमने एक चीज भूल गई। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट, sorry, for the purpose of reverse charge under GST. Yeah, I correct myself. For the purpose of reverse charge under GST, LLP LLP shall have the same meaning as the partnership firm. कुल मिला के भाई एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में कोई भेदभाव नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, चाहे एलएलपी हो चाहे पार्टनरशिप हो, बात एक ही है। सो इस केस में जो जीएसटी पे करेगी, वो वीविन क्रिकेट अकेडमी एलएलपी पे करेगी, एज द सर्विसेज कवर अंडर रिवर्स चार्ज। सो ये हमारा जीएसटी पे करेगा। ये एक बार इसका आंसर आपको गो थ्रू करवा दूं, जो मैट में भी लिखा है। जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। क्यों? बिकॉज भाई अंडर फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, एलएलपी आल्सो कंसीडर्स पार्टनरशिप फॉर्म, जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाइयों और मेरी बहनों। फोर्थ क्वेश्चन, legal fees is received by Srushut, an advocate from Messrs. Tatva Trading Company, okay, engaged in making textile supplies and located in Maharashtra, having turnover of 50 lakh in preceding financial year. Who is the person liable to pay tax in this case? Tatva Trading Private, Tatva Trading, Messrs. Tatva Trading Company. भाई हमने क्या क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है बेसिकली। इस क्वेश्चन हमको कंफ्यूज कर रहा है ये सब कुछ बता के कि 50 लाख की पिछले साल टर्नओवर है, ये है। भाई हमने क्या लेना है, जितने मर्जी की टर्नओवर हो। हमसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा कि टैक्स कौन पे करेगा, और हमें अच्छी तरह पता है कि एडवोकेट की सर्विसेज के ऊपर टैक्स जो लगता है वो आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगी कंपनी और बिजनेस एंटिटी, जो भी सर्विसेज ले रही है। सो भाई इस केस में मैसेज तत्वा ट्रेडिंग कंपनी बिजनेस एंटिटी जो है वो टैक्स पे करेगी, ना कि सुश्रुत जो कि एडवोकेट है वो टैक्स पे नहीं करेंगे। दिस इज द केस ऑफ आरसीएम अंडर जीएसटी, राइट। एक बार आंसर देखते हैं इसका क्विकली। फोर्थ क्वेश्चन, ये देखिए, रेसिपेंट तत्वा पे करेगी, दैट इज लाइबल। आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5th, state the person liable to pay GST in the following independent cases, provided recipient is located in the taxable territory. Okay. आइए देखते हैं ये पार्ट क्या कहता है. सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी. ये भी सर्विस आरसीएम के अंडर कवर है, जो हमारी लंबी सारी वो लिस्ट है. उस केस में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, जो कि जिसका बिजनेस क्या है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो उस केस में वो इंश्योरेंस बिजनेस जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम, ना कि इंश्योरेंस एजेंट. सो ये हमारी सर्विस कवर होगी अंडर आरसीएम, राइट. उसके बाद रिकवरी एजेंट टू, सेकंड पार्ट क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर. अब भाई सर इस केस में भी तो आरसीएम लगेगा. हमने पढ़ा था कि अगर रिकवरी एजेंट अपनी सर्विस दे रहा है तो उस केस में आरसीएम लगता है. नहीं, द आंसर इज नो. यहाँ तुम लोग बहक गए, यहाँ तुम लोग बहक गए. तुमने देखा रिकवरी एजेंट और अपना आंसर बता दिया क्या कि सर आरसीएम के अंडर एक सर्विस कवर है. बट तुम लोग पूरा पॉइंट, तुम लोगों ने उस लिस्ट में पूरा पॉइंट नहीं पढ़ा. आइए एक बार आपको लिस्ट से ही मैं चेक करवा दूं. आपको रीजन भी बताऊंगा इनफैक्ट यार कि क्यों ये बेसिकली ये सर्विसेज आरसीएम के अंडर कवर है. लाइक इंश्योरेंस एजेंट का देखा हमने, रिकवरी एजेंट का देखा कि यार इनको क्यों फॉरवर्ड चार्जिंग गवर्नमेंट नहीं कवर कर रही. आपको रीजन भी बताऊंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज को लाइक रिकॉल करने के लिए एग्जामिनेशन में. आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि यार ये इस तरह, लाइक आई स्टिल नो कि बहुत सारी चीजें हैं, तो लॉजिक समझ के पढ़ोगे मैं, तो आपको बहुत ईजी रहेगा. मैं बताता हूँ इसका लॉजिक भी. पहले आपको वो पॉइंट ये रहा भाई हमारा हट्टा कट्टा बंदा, रिकवरी एजेंट. ये हमारा रहा जिससे वो रिकवर करने जा रहा है पेमेंट. चलिए देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी, एक मिनट, टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दैट इज एनबीएफसी. भाई यानी कि जो ये लिस्ट है इसमें हमें, इसमें लिखा क्या गया है, इसमें क्या लिखा गया है कि यार आरसीएम में रिकवरी एजेंट की सर्विसेज तो ही कवर होगी अगर सप्लायर तो रिकवरी एजेंट है, ओके. बट अगर रेसिडेंट क्या है, बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एनबीएफसी है. इस केस में कार डीलर कहाँ पे लिखा है यार, तुम लोग खुद बता दो मेरे को. सर कार डीलर के केस में आरसीएम नहीं लगेगा. इस केस में कार डीलर नहीं लिखा. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं. रिकवरी एजेंट देखा, चल ठीक है यार सर्विसेज आरसीएम कवर होगी, बट भाई मेरे डिटेल में पढ़ो. क्वेश्चन कहाँ किस तरह ट्वीक होकर एग्जाम में आ जाए, यू नेवर नो. सो इस केस में क्या, रिकवरी एजेंट अपनी कार डीलर को सर्विस दे रहे हैं, तो इस केस में भाई मेरे रिकवरी एजेंट खुद ही पे करेगा, आरसीएम नहीं लगेगा. रिकवरी एजेंट अंडर एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज में रिकवरी एजेंट ही टैक्स पे करेगा, ना कि कार डीलर, बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलते हैं अपनी नेक्स्ट सर्विसेज की तरफ, दैट इज, हाँ मैं लॉजिक बता रहा था इस चीज का एक, कि क्यों यार ये सर्विसेज बेसिकली गवर्नमेंट ने अंडर आरसीएम कवर की है. या ये तुम लोग मेरी बात सुनो, देश में कितने ही इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. देश में कितने ही रिकवरी एजेंट्स होंगे जो लाइक जो बिजनेसेस के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करने जाते हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है भाई. अब भाई अगर इन इस सर्विसेज को गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में कवर कर दे, अगर इस केस को गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में कवर कर दे इस सर्विस को, कि भाई इंश्योरेंस एजेंट खुद टैक्स पे करेगा, रिकवरी एजेंट खुद टैक्स पे करेगा, ट्रैक रख पाएगी क्या गवर्नमेंट? इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार, तुम खुद सोचो. अब कौन एजेंट कितना ट्रैक रख पाएगा कि भाई वो एजेंट है, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ली, उसके बाद उसने अपनी सर्विस के ऊपर जीएसटी डिपॉजिट करवाया, गवर्नमेंट को नहीं करवाया. रिकवरी एजेंट इतने सारे हैं भाई, क्या गवर्नमेंट ट्रैक रख पाएगी? इट्स रियली 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 डिफिकल्ट कि भाई इतना ट्रैक रख पाए सरकार. सो भाई गवर्नमेंट इसमें इसमें जीएसटी एक्ट में खुद यही लिख दिया गया कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है, बिकॉज उसको ट्रैक रखना ईजी है, बिकॉज इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर वेरियस लॉज. कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भाई रजिस्टर्ड होगी अंडर इंश्योरेंस एक्ट, राइट. अब कार डीलर है इस केस में, लाइक कार डीलर को चलो इस केस में तो हमारा फॉरवर्ड चार्ज था. कोई भी बिजनेस लाइक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो हमारा आरसीएम में लिस्ट कवर थी, अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी है, ये कहाँ रजिस्टर्ड है? अंडर बैंकिंग लॉज, बैंकिंग लॉज में भी रजिस्टर्ड है, और जितने भी इनके अपने एक्ट्स हैं उनमें रजिस्टर्ड है. दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेरियस एक्ट्स. तो इनको ट्रैक रखना, इनके ऊपर एक कंट्रोल रखना, दे इट इज मच 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 इजियर देन कि अगर हम एजेंट्स के ऊपर कंट्रोल रखें. सो दैट्स वाई इस सर्विस को आरसीएम में कवर किया जाता है इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड चार्ज. आई होप
आज के बाद आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा यार कि इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस के ऊपर, रिकवरी एजेंट की सर्विस के ऊपर आरसीएम लगता है इंस्टेड ऑफ एफसीएम। आई होप आपको रीजन क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में कहीं भी देखोगे तो यू इट विल क्लिक टू योर माइंड कि भाई क्यों। आई होप। चलिए चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जल्दी जल्दी। सिक्योरिटी सर्विसेज, ओके, provided by way of supply of security personnel, okay, provided by a partnership firm to a registered person paying tax under regular scheme, okay। सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज जो है वो भी अंडर आरसीएम कवर होती हैं, राइट। बट उसमें कैच है, सप्लायर जो है, अगर वो आरसीएम में तो ही कवर होगी अगर सप्लायर जो है वो एनी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही वो आरसीएम में कवर होगी। एंड आल्सो रेसिडेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, वो क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में, तो ही हमारी जो सर्विसेज है सिक्योरिटी की वो आरसीएम में कवर होगी। हमारे केस में यही हो रहा है भाई, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो है पार्टनरशिप फर्म विच इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। एंड हम जो हमारा जिसको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन है वो, तो भाई इस केस में आरसीएम लगेगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही टैक्स पे करेगा। एक बार आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी सर्विसेज, ये को एनी पर्सन देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर हो, राइट। रेजिडेंट कौन हो, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन इज रेजिडेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तान एंड सन्स। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए यार, मैंने लाइक पिछली वीडियो में भी यही बताया था, जब क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा लेंथी हो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लो पहले। क्या है भाई डिस्कस, अरे अब डिस्कस तो भाई क्या डिस्कस करना है, वो तो फिर क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगेगा। चलो पढ़ते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। सुल्तान एंड सन्स अ पार्टनरशिप फर्म बेस्ड इन नागपुर महाराष्ट्र, ओके, इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्यू exempt by way of a notification only within the state of Maharashtra, okay, ठीक है। Its segregate turnover in the preceding financial year is 130 lakhs, okay। The firm wishes to opt for the competition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in the current financial year, ठीक है। However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for the said scheme. Discuss. Note दिया गया नीचे, assume that Sultan and Sons is not engaged in manufacture of goods as notified under section 10 to clause E. याद आया कुछ? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई ऐश, ये वाले गुड्स की बात कर रहा हूँ, नोटिफाइड गुड्स हैं वो। ओके, सर ये नोट क्यों दिया बेसिकली क्वेश्चन ने? हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया क्या? नहीं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया इस बार नोट क्वेश्चन ने। हमसे क्वेश्चन पूछ कर रहा है बेसिकली कि भाई फर्म चाहती है कि वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ले, ठीक है, हमें वो बताना। अकाउंटेंट कहता नहीं ऑप्ट कर सकती, पर फर्म कहती है हम ऑप्ट करना चाहते हैं। अब तुम खुद सोचो, एक कंडीशन थी कंपोजिशन की स्कीम में कि अगर मैन्युफैक्चर हो तुम नोटिफाइड गुड्स का जो 10(2)E में कवर है, तो तुम वैसी कंपोजिशन नहीं ले सकते, समझ गए। सो हम ये एजम्पशन लेके क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाए, हम किसी और तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइव करें, इसलिए आईसीए ने ये नोट दिया है क्वेश्चन में। चलो देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब भाई तुम लोग मेरी बात सुनो, सुल्तान एंड सन्स, सुल्तान सन्स भाई दो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एक है पी एक है क्यू। सर जो पी है वो है टैक्सेबल, क्यू है एग्जम्प्ट, क्यू क्या है, एग्जम्प्ट है। अब सर मैं बताता हूँ इसका आंसर। नहीं सर हम बताएंगे इसका आंसर, तो हम ही बताएंगे। नहीं आप नहीं बताओगे इस बार, चलो ठीक है तुम बता दो। सर ये हम कह रहे हैं, हम जाएंगे अकाउंटेंट साहब के साथ। अकाउंटेंट बिल्कुल सही कह रहा है। सर हमने कंडीशन में ये भी पढ़ा था नोटिफाइड गुड्स के साथ साथ कि अगर इफ अ पर्सन इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, तो भी वो कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। तो सर इसके अंदर ये तो हो रहा है, ये देखो आप खुद देखो ना कि जो अपना ये पी और क्यू दे रहा है, क्यू एग्जम्प्ट है, राइट, तो नहीं ले पाएगा। आधी अधूरी बातें, आधी अधूरी बातें। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम गलत कह रहे हो। भाई मेरे तुम लोग मेरी एक बात सुनो,
पहली चीज, P इज टैक्सेबल, Q इज एग्जाम। वो दो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, एक उनमें से टैक्सेबल है, एक उनमें से एग्जाम्प्ट है, राइट। और दूसरी बात इस केस की, इस क्वेश्चन की, Q एग्जाम्प्ट है, नॉट लेवेबल टू टैक्स थोड़ी ना लिखा है। तुम लोगों ने मेरे को खुद ही बोल के बताया जैसे 1 मिनट पहले कि क्या, कि सर द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, वो बंदा कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। बट भाई क्यू इज, उन्होंने कहाँ लिखा कि ये नॉट लेवेबल टू टैक्स है, क्यू तो उन्होंने लिखा है एग्जम्प्ट, और वो भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ओनली विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जहां पे बंदा काम कर रहा है। भाई क्यू के ऊपर टैक्स लग रहा है, क्यू इज ए लेवेबल प्रोडक्ट, क्यू के ऊपर जीएसटी लेवी हो रहा है, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफिकेशन आई और उसने एग्जाम्प्ट कर दिया, अदरवाइज क्यू इज अ टैक्सेबल। समझ पा रहे हो? जो कंडीशन है कॉम्पोजिशन की वो क्या कहती है, तुम लोगों को एक बार गो करो। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, पीछे कंडीशंस क्या, यस ये रहा। ये कहा कि ये कोई क्या क्या कहती है कंडीशन, सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स। भाई नॉट लेवेबल है, एग्जाम्प्ट तो ना बोल रहे वो। और हमारे वाले केस में तो भाई क्यू के ऊपर टैक्स लग रहा है, बट विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ड्यू टू नोटिफिकेशन वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया। सर इसका मतलब तो फिर वो कॉम्पोजिशन ले सकती है, सॉरी, यस कॉम्पोजिशन कंपनी ले सकती है। आप बोले ना तुम सही, अब बोले सही तुम लोग, यस द कंपनी कैन नॉट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ये बहुत थोड़ी डिटेलिंग में क्वेश्चन को रीड करो, डिटेलिंग में सेक्शन को रीड करो, बिकॉज लाइक यू आर अ सीए स्टूडेंट ब्रो, यू आर सीए एस्पिरेंट, तुम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। कल को हम तुम लोगों ने एडवाइस देनी है क्लाइंट्स को, यार हम लोग एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को डिटेल में, वी आर स्टडिंग अ प्रैक्टिकल कोर्स, हम वो चीजें पढ़ रहे हैं, हम लॉ को पढ़ रहे हैं, कल को इसी लॉ को इंटरप्रेट करके हमने क्लाइंट्स को प्रैक्टिकली एडवाइस करना है रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में। और वैसे भी सी इंटर के बाद तो यार तुम लोगों की आर्टिकलशिप है, आर्टिकलशिप में तुम लोग यही तो देखोगे, ऑडिट पे जाओगे, कोई बंदा डीटी में जाएगा, कोई आईडीटी में जाएगा, कोई ऑडिट इंश्योरेंस में जाएगा, कोई फोरेंसिक में जाएगा। सो यू हैव अभी से ये हैबिट डाल लो यार, तुम लॉ की एक एक प्रोविजन को बारीकी से डिटेल में पूरा पढ़ो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, डिटेल में पढ़ो कि यार क्वेश्चन क्या लिखा है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, राइट। सो इस केस में भी क्या होगा, कॉम्पोजिशन कंपनी ले सकती है, सुल्तान एंड सन्स जो सॉरी जो पार्टनरशिप फर्म है सुल्तान एंड सन्स, वो कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकती है। अकाउंटेंट का जो व्यू पॉइंट है वो इस केस में गलत हो गया। क्वेश्चन, हाउ द जोश, हाय सर। सिक्स्थ क्वेश्चन चेक करवा देता हूँ। देखो अकाउंटेंट नॉट वैलिड इन लॉ है उसका व्यू पॉइंट, क्यों वैलिड इन नॉट वैलिड इन लॉ है, वही पॉइंट, such person must not make any making supply of goods or services which are not liable to tax, right? बट पी तो ऑलरेडी टैक्सेबल है ही, चलो, बट क्यू भी है, वो भी लेवेबल टू टैक्स है, एग्जम्प्टेड है, दो नोटिफिकेशन, लेवेबल टू टैक्स तो है ही ना यार वो, नोट सीधी सी बात, टैक्स तो लग रहा है ना उस पर, लेवी तो हो रहा है। नॉट लेवेबल क्या होता है सर, ये भी थोड़ा बता दो, थोड़ा डीप डाइव किए तो ये भी थोड़ा और डीप डाइव कर जाओ। अल्कोहलिक लिकर, और वो तुम्हारे 5 गुड्स, एटीएफ, पेट्रोलियम, हाई मोटर स्पिरिट, डीजल, और वो अपना नेचुरल गैस, वो 5 गुड्स हैं, और ये अल्कोहलिक लिकर, भाई ये नॉन लेवेबल टू टैक्स है, अब इनके ऊपर टैक्स नहीं लग पा रहा, ये इनके ऊपर नहीं टैक्स लगता। समझ पा रहे हो? या अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर देता कि प्रोडक्ट क्यू इज नॉट लाइबल टू टैक्स, तो बात फिर ठीक थी, तो तुम ठीक कहते कि अकाउंटेंट सही कह रहा है, कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते। चलो भाई चले हम अपने मंजिल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2 of section 10 in Haryana during a financial year crosses a turnover of 1.5 cr in the month of December। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा पहले नन्हा मुन्ना राही था, अब वो बच्चा बड़ा हो गया। Will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year, that is till 31st March? Please advise।
प्लीज एडवाइस। कैसे भाई तुमको हम दे दें? सीधा सीधा इसका आंसर क्या है? बड़े बड़े अक्षरों में नो। नो। इस केस में तुम्हारा पॉइंट लगेगा वैलिडिटी का। वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। भाई मेरी सीधी सी बात है, कॉम्पोजिशन स्कीम जो तुम ऑप्ट कर रहे हो वो वैलिड कब तक रहेगी? अंटिल टिल द टाइम यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम, तब तक वो कॉम्पोजिशन स्कीम वैलिड रहेगी। जिस दिन तुमने एक भी कंडीशन के साथ छल कर लिया, एक भी कंडीशन के साथ तुमने विश्वासघात कर लिया, सिंपली सेइंग कंडीशन तुम्हारी ब्रीच होगी, कोई भी एक कंडीशन भी ब्रीच होगी, उसी दिन, उसी क्षण से, उसी मोमेंट से तुम कॉम्पोजिशन से क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। और भाई इसने तो कॉम्पोजिशन की जो सबसे मेन कंडीशन थी टर्नओवर की, वही ब्रीच हो गई यार। बंदा टर्नओवर ही 1.5 सीआर से क्रॉस कर गया। ही हैज बिकम एन एडल्ट, नहीं रहा वो चाइल्ड। तो यार इस केस में इसका आंसर होगा नो। समझ रहे हो? सिंप और अब लाइक क्वेश्चन में तुम ये तो नहीं लिख सकते अकेला कि सर कि टिल द टाइम कंडीशन सेटिस्फाइड, कि 1.5 करोड़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसलिए इसका आंसर नो है। वो नहीं पे करेगा, वो रेगुलर स्कीम में उसको आना पड़ेगा। थोड़ा इसको और डीप डाइव करो, बिकॉज आंसर में हमने मार्क्स ले मार्क्स भी लेने हैं। मार्क्स को लेने के लिए तुम्हें थोड़ा राइटअप भी लिखना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? थोड़ा थोड़ा सा इसमें प्रोसीजरल एंगल एक्सप्लेन कर दो मेरे हिसाब से। तो लाइक यू ऑलरेडी नो कि अगर जब भी मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम से लाइक बाहर आता है उसको, ठीक है, कोई भी कंडीशन उसकी वॉलेट हो जाती है, जितनी भी कंडीशन हैं, तो उसको विद इन 7 डेज डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा विड्रॉल ऑफ द स्कीम के रिगार्डिंग, कि भाई स्कीम मेरी विड्रॉ होगी, ये इस कंडीशन थी, मेरी टर्नओवर क्रॉस हो गया, कुछ और था, तो मैं अब स्कीम से बाहर हो गया। ठीक है। एंड आल्सो एक आईटीसी वाले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा बता देता हूँ कि यार विद इन 30 डेज उसको गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें वो डिटेल्स देगा अपनी फर्निश गुड्स और सेमी फर्निश गुड्स की, जिसके ऊपर वो आईटीसी ले सकता है। कुछ याद आया? तो थोड़ा उस चीज के रिगार्डिंग लेते हैं कि 7 डेज में इंटीमेट करेगा, 30 डेज में वो फर्निश करेगा स्टेटमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट, जिस दिन उसकी टर्नओवर क्रॉस होगी उसके 30 डेज के रिगार्ड बीच में, और विद इन 7 डेज ऑफ दैट इवेंट। थोड़ा इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे तो तुम्हारे लिए ये आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे लाइक ओके है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th हमारा हो चुका है, अब है हम 8th क्वेश्चन में। क्या कहता है 8th क्वेश्चन? Determine whether the supplies in the following cases are eligible for composition levy under 10(1), 10(2), provided their turnover in the preceding year does not exceed rupees 1.5 crore। एलिजिबिलिटी बतानी है यार तुम लोगों को, तुम हो इसके टैक्स एडवाइजर भाई, बतानी है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। मोर एंटरप्राइजेज एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। सर मैं बताऊंगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? नहीं सर, नॉट एलिजिबल। ये मैं जीत गया, ये मैं जीत गया। कहाँ है मेरा अवार्ड? सर अवार्ड दो, जीत गए हम। कौन सा अवार्ड भाई? तुम हार गए हो, नहीं जीते हो। सर, सर ये गलत कर रहे हो सर। सर बहुत गलत कर रहे हो सर, पहले भी आपने यही कहा। अब क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में? अब क्या ट्विस्ट है? पान मसाला है सर, हमने पढ़ा है कि पान मसाला जो है वो नोटिफाइड गुड्स है। पान मसाला इज नोटिफाइड गुड अंडर 10(2)(e)। और अगर कोई भी बंदा नोटिफाइड गुड्स में डील कर रहा है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अच्छा, मैं पढ़ाऊं दोबारा से? हाँ सर ठीक है, पढ़ा दो आज तो। आज तो आप पढ़ा ही दो, आज तो हम देख ही लेते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। पढ़ाता हूँ तुम्हें समरी नोट्स। कहाँ पे लिखा? अरे ये क्या बात है, मिल ही गया, ये मिल गया। सर सॉरी सर, हार कबूल मानते हैं सर, हार गए सर। अरे हार जीत छोड़ो भाई, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं फिर से वही कहूंगा, अगेन डिटेल में नहीं जाओ, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो भाई मेरे। if the person is engaged in the manufacturing notified goods, then only he is not eligible to be registered under composition scheme। अगर वो अकेला ट्रेडर है
भाई वो ले सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम, बिकॉज़ जो प्रोविज़न है उसमें क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए। ट्रेडर के लिए थोड़ी ना कुछ लिखा है। और हमारे क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, हमारे क्वेश्चन में भाई अगर तुम लोग देखोगे, मोर एंटरप्राइजेज एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग, उसने लिख भी दिया भाई कि ओनली इन ट्रेडिंग, वो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरर नहीं है वो। तो इस केस में क्या ये एलिजिबल है? यस, मोहन एंटरप्राइजेज एलिजिबल टू टेक कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि वो अकेले ट्रेडिंग कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो विद इन द लॉ ही काम कर रहा है। चलिए सेकंड पार्ट और भी क्लियर हो गया होगा आई होप। सेकंड क्या है, सुगम मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इन द नेबरिंग स्टेट्स। यहाँ तुम सही हो जाओगे, नॉट एलिजिबल। क्यों? सर कंडीशन थी ना एक, कॉम्पोजिशन में हो तो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, और ये अपने सुगम मैन्युफैक्चर जी क्या कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा में विद इन द नेबरिंग स्टेट्स माल सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी तरफ, दूसरी स्टेट से तीसरी तरफ। सो ये बंदा एलिजिबल नहीं होगा कॉम्पोजिशन स्कीम। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एलिजिबल, दूसरे का क्या होगा, नॉट एलिजिबल। आइए और मैं के दर्शन स्टडी मैट के आंसर के दर्शन भी करवा दूँ। ये देखो, सिंस ही इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला नॉन मैन्युफैक्चर ही, ठीक है ना, तो एलिजिबल है। वो तो चलो है ही कि 1.5 करोड़ तक टर्नओवर होनी चाहिए, दैट्स एलिजिबल। जिस दिन क्रॉस करगी तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, इट्स अ बेसिक कंडीशन। सेकंड को पॉइंट क्या था, नॉट एलिजिबल क्यों, इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है। लो जी, नॉट एलिजिबल है क्यों, इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है। आंसर आपके सामने है, एक बार खुद पढ़ना चाहो खुद भी पढ़ लेना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। सुब्रमण्यम, एक मिनट देख लें क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज वेदर ही कैन डू सो। एडवाइस करना है, क्या एडवाइस करना है वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगेगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेज हैज टू रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। ओके भाई, दिल्ली के अंदर ही भाई दो प्लेसेस हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस मैं इनको नेम कर रहा हूँ P1 एंड P2, प्लेस 1 एंड प्लेस 2। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर बोथ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस 120 lakhs। 120 लाख का टर्नओवर क्लॉक की है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख की टर्नओवर है दोनों बिजनेसेस की मिला के, प्लेस ऑफ बिजनेसेस की पिछले साल की। इट विशेज ऑफ पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) एंड 10(2). क्या कर सकता है? अभी तक तो लग रहा है कि भाई बिल्कुल कर सकता है। क्यों? 1.5 CR की कंडीशन होती है ना, 150 लाख की कंडीशन होती है। टर्नओवर इनकी 120 lakhs है तो एलिजिबल है। बड़े आके देखते हैं। और ये क्या, and it wishes to pay tax under composition levy under section this for one of the places of business for the current financial year while continuing paying tax under normal levy for the other। ये बात गलत है। अच्छा भला क्वेश्चन चल रहा था यार, ये बात क्वेश्चन ने क्या कर दी, सुब्रमण्यम जी ने गलत कर दी। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। एक कॉम्पोजिशन लेगा तो दूसरा भी लेगा, तीसरा भी लेगा, जितने भी हैं हम साथ साथ हैं। एक के लिए ले रहे हो कॉम्पोजिशन तो सबके लिए लोगे, अदरवाइज नॉर्मल में पे कर रहे हो, चुपचाप नॉर्मल में पे करते रहो। लॉ यही नहीं अलाउ करता, जीएसटी लॉ नहीं अलाउ करता कि भाई तुम्हारे जितने प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं, तुम्हारी मर्जी हो कि कुछ के लिए मेरा मन कर रहा है मैं कॉम्पोजिशन में टैक्स पे कर दूं, कुछ के लिए मेरा मन कर रहा है कि भैया मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊं। दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि हम साथ साथ हैं, जिएंगे भी और मरेंगे भी इकट्ठे, रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वो भी इकट्ठे, चाहे रेगुलर चाहे कॉम्पोजिशन, हम साथ साथ हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि दिस थिंग, ये जो सुब्रमण्यम एंटरप्राइज सोच रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड अंडर लॉ। समझ गए? हमारी तो एडवाइस यही है सर कि या तो नॉर्मल लेवी, सबके लिए नॉर्मल लेवी में रहो, या सबके लिए कॉम्पोजिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख लो, आपकी मर्जी है। आइए एक बार आपका आंसर चेक करवा दूं स्टडी मैट से। ये भी वही कह रहा है कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर डजंट क्रॉस एक्सीड इट इज एलिजिबल, बट बाद में क्वेश्चन को पता लगा कि भाई वो बंदा क्या कह रहा है, एक ले लूंगा दूसरे के नहीं लूंगा। बट अगर आपका सेम पैन है तो आपको उन सब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका पैन आपका सेम है, आपको एक ही उसमें रहना पड़ेगा, या तो आप नॉर्मल स्कीम में लिए कर दो,
ठीक है, तो सबके लिए नॉर्मल लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कंपटीशन के लिए वही कुछ लिखा है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना और इसमें कुछ भी नहीं है। गाइस इस केस में याद रखना हम साथ साथ हैं तभी लगेगा भाई, अगर पैन सेम है, समझ गए हो ना? लाइक पैन नंबर डिफरेंट है, उसने अलग-अलग पैन नंबर लिए पड़े हैं, तो भाई नहीं लगेगा। समझ रहे हो? सेम, बिकॉज़ जीएसटी के अंदर हम जो एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट कर रहे हैं, वो पैन बेसिस पे कंप्यूट कर रहे हैं। फॉर ऑल द बिज़नेस प्लेसेस रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन, दैट्स व्हाई कंडीशन लगेगी। समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूज़ कर देता है, तो बट कन्फ्यूज़ नहीं होना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 9th भी हो गया। मिस्टर अजय हैज़ अ रिपेयर सेंटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड सर्विस। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पहले देख लें यार क्वेश्चन पूछ कर आराम से। देखते हैं ये रहा। कंसीडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय कम्पेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं यार, थोड़ा कंप्यूटेशन का पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा किस चीज़ की कंप्यूटेशन पूछ रहा है ये। मिस्टर अजय रिपेयर सेंटर स्टैंडर्ड जीएसटी, ठीक है जी, अजय जी का रिपेयर सेंटर है जो कि अंडर जीएसटी लॉ रजिस्टर्ड है, बहुत ही बढ़िया बात। आगे चलते हैं। वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर एंड सर्विस, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को रिपेयर करके अजय जी अपनी सर्विस देते हैं। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बहुत ही बढ़िया। ही इज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज 45 lakhs। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। With reference to the provisions of JGST Act, examine whether Mr. Ajay can offer the compensation scheme under 10(1) and 10(2) for the current financial year. Answer is no. थोड़ा डीप डाइव करते हैं। टेन वन टेन टू ए। गाइस हमेशा एक चीज याद रखना है यार, कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में 10(1), 10(2) एंड 10(2)(a, लाइक अगर तुम इसका थोड़ा क्रक्स निकालोगे, लाइक एनालाइज करोगे, मैं तो इसी तरह से याद रखता था अपने एग्जाम्स के टाइम पे। 10(1), 10(2) अलग है, 10(2)(a अलग है, ठीक है। 10(1) एंड 10(2) बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स के केस में एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में, बट 10(2)(a करते हैं बात सर्विसेज के लिए, जो बच गई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। समझ रहे हो या? अब हमारे केस में अगर तुम लोग देखोगे, तो भाई हमारे केस में जो बंदा है, क्या वो गुड सप्लाई कर रहा है क्या? क्या वो गुड सप्लाई कर रहा है क्या? नो no, भाई वो सर्विस दे रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस की रिपेयर सर्विस दे रहा है वो, तो 10(1), 10(2) में वो तो नहीं ले सकता। समझ आ गई? इसका आंसर तो हो गया नो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वेदर ही एलिजिबल टू वेयर बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन 10(2)(a। जी बिल्कुल, 10(2)(a में ले लो, बिकॉज आप उसमें एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक हो। वो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था हमें कि भाई पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो टर्नओवर थी 45 लाख थी। ठीक है जी, बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ही इज एलिजिबल नाउ। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भाई कंसीडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, ऑप्शन तो भाई एक ही अवेलेबल है, दैट इज 10(2)(a में कॉम्पोजिशन ले लो, ठीक है। कंप्यूटर अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम इन द करंट ईयर, ओके, अज्यूमिंग हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल इज 35 lakhs। अब हम लोगों को पता है कि अगर 10(2)(a में बंदा कॉम्पोजिशन ले रहा है तो उसका टैक्स रेट क्या होगा? 6%। स्प्लिट क्या है? 3+3। 6% टोटल में, स्प्लिट क्या है? 3+3 स्टेट और सेंट्रल में। ठीक है जी, बस फिर तेरी किस बात की? उठाओ अपना रामबाण, अपना ब्रह्मास्त्र, कैलकुलेटर, लगा दो 6%। आई थिंक ये 2,10,000 या 2,10,000 इसका आंसर आना चाहिए। ये भैया टैक्स पे करेगा मिस्टर अजय अपने फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है जी। Will your answer be different if Mr. Ajay procures a few items required for providing repair services from neighboring state? ये इशारा कर रहा है इंटर स्टेट की तरफ। हमने पढ़ा था ना कि कॉम्पोजिशन स्कीम आप इनएलिजिबल हो जाओगे वेल करने के लिए, ऑप्ट करने के लिए, सॉरी, अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई में एंगेज होते हो। ठीक है ना, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी सर्विसेज दे रहे हो, बट भाई ये सर्विस सप्लाई थोड़ी ना कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी ना कर रहा है,
ये क्या कर रहा है? इनवर्ट सप्लाई। ये भाई इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, ये माल मंगवा रहा है। ही इज परचेजिंग फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग हिज रिपेयर सर्विसेज। एंड जो प्रोविजंस हैं वो प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई भी आ, उसको प्रोक्योरमेंट को नहीं मना करती। प्रोक्योर आप इंटरस्टेट कर सकते हो, बट सप्लाई इंटरस्टेट नहीं कर सकते। सो भाई हमारे आंसर डिफरेंट नहीं होगा, हमारा आंसर सेम, सॉरी, हमारा आंसर सेम रहेगा। अजय जी प्रोक्योर जितना मर्जी करें बाहर के स्टेट से, बट सप्लाई अपनी स्टेट में ही करें। वो तुम्हारे घर आ सकती है तुमसे मिलने, बट तुम उसके घर नहीं जा सकते। तो वो तुम्हारे घर आ सकती है, बट तुम उसके घर नहीं जा सकते। बात सीधी सी है। एक बार आपको इसका आंसर भी मैच करवा देता हूँ। टेंथ 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 कहाँ गया भाई? हम्म, वो एक्सप्लेन किया कि भाई सर्विस सप्लाई नहीं कर सकते। ये 10% और टर्नओवर वाला क्राइटेरिया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन आएगा, ये कंडीशन होती है जो 10% वाली। अदरवाइज आप सर्विस नहीं सप्लाई कर सकते। अगर आपको सर्विस सप्लाई करनी है तो आपको 10 में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। एंड रेट क्या लगता है? 6%, स्पेट इज 3+3 का, वही कुछ लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और उसके बाद अजय जी एलिजिबल है प्रोवाइडेड उनकी टर्न एक्सीड 50 लाख नहीं करेगी। वो तो है ही भाई, जिस दिन 50 लाख क्रॉस करेगी आप एलिजिबल हो जाओगे। अमाउंट क्या है? 2,10,000, हमने भी यही कैलकुलेट की थी। ठीक है, जो कि अगर भाई ये क्या हो गया? अब ठीक है। अब ये देखो, वो लिखा हुआ है कि भाई आंसर सेम रहेगा। क्यों? प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई भी प्रोक्योरमेंट को गवर्नमेंट नहीं मना करती, प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई भी बाध्य नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। चलते हैं अपने, वो खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या बात है। हाउ द जोश गाइस, फिर से बहुत जोश, हाउ द जोश। हाय सर, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। देखते हैं अभी क्या कहता है 11th क्वेश्चन। मैसेज यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर्ड डीलर इज सप्लाइंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। इस एग्रीगेट टर्न ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बाय सप्लाई ऑफ अप्लायंसेज 120 लाख, दैट इज 1 करोड़ 20 लाख। ओके, बंदा भाई गुड्स सप्लाई कर रहा है, 1.2 सीआर की इसकी टर्नओवर है पिछले साल में। अब तक तो लग रहा है कि एलिजिबल होगा कॉम्पोजिशन के लिए। देखते हैं अगली बातें। The firm also expects to provide repair and maintenance services of such appliances from the current financial year with reference examine। भाई ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमारा नाम क्या है, यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब यूनिटी, हम सब एक हैं, उस तरह से हम गुड्स तो सप्लाई कर ही रहे हैं। हम गुड्स के साथ साथ गुड्स की जो रिपेयर सर्विस है वो भी देना स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी। Whether the firm can offer the composition scheme under this 10.1.10.2 for the current financial year as turnover में include supply of both goods and services। सर आपने हमें ऊपर पढ़ाया था कि 10.1 एंड 10.2 जो है, यहाँ पे आओ, 10.1 एंड 10.2 जो है वो गुड्स के केस में लगती है। बट हियर्स अ कैच, जो मैंने ऊपर स्किप किया था, अब वो कैच भी मैं बताने जा रहा हूँ। एक्ट में ये लिखा है, एक्ट हमें क्या कहता है, एक्ट लॉ में क्या लिखा गया है कि आप करोगे तो गुड्स ही सप्लाई, बट आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर ये क्या चीज़ है मार्जिनल सप्लाई? देखो बॉस, बताने जा रहा हूँ। मार्जिनल सप्लाई का मतलब है भी कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आप कर सकते हो, कुछ कुछ अमाउंट की सर्विसेज आप दे सकते हो। मेन आपका काम सर्विसेज सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, आप गुड्स ही बेचोगे। आप फुल टाइम सप्लायर ऑफ सर्विसेज नहीं बन रहे, बट थोड़ी अमाउंट की सर्विसेज आप दे सकते हो। और वो थोड़ी अमाउंट कितनी है? 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो आपकी टर्नओवर थी, राइट, और ₹5 lakhs, विच एवर इज हायर। मेरी टर्नओवर पिछले साल थी कितनी? हमारे वाले एग्जांपल की अगर बात करूं, 1.2 सीआर, दैट इज 120 lakhs। 120 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 12 लाख।
और 5 लाख, विच एवर इज हायर, ऑब्वियसली 12 lakhs। सो यानी कि हमारे वाले केस में जो यूनाइटेड वाले हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स तो करेंगे ही करेंगे, बट सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ दे कैन आल्सो सप्लाई सर्विसेज अप टू रुपीज 12 lakhs इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये एक आपका प्रोविजन था, एक कैश था जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में स्किप किया था 10th वाले में, जो बता रहा हूँ, राइट। बट ये बात याद रखना यार, आपकी जो टर्नओवर की कंडीशन है 1.5 सीआर की, वो 1.5 सीआर ही रहेगी। जिस दिन आपने अपने फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ क्रॉस कर लिया, समझ रहे हो, आप कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाओगे। एंड मैक्सिमम 12 लाख तक की सर्विस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप दे सकते हो, दैट इज 10%। और 5 लाख विच इज हायर, अगर वो कंडीशन में ब्रीच कर रहे हो तो उसी टाइम कॉम्पोजिशन से तुम क्या हो जाओगे, बाहर, तुम बेदखल कर दिए जाओगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आई होप ये चीज भी क्लियर होगी आप लोगों को। सो जी बिल्कुल कर सकती हो, ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम लिए फॉर्म, प्रोवाइडेड सर्विस 12 लाख तक की ही दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। उससे ज़्यादा अगर देने की कोशिश करोगे, अपनी हदों से बाहर जाओगे, तो बेदखल कर दिए जाओगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इज यस अप टू व्हाट अमाउंट। लो जी, अमाउंट हमने बताई दी, 12 लाख की अमाउंट है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। एक बार आंसर तुम लोगों को इसका भी वेरीफाई कर ही देता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। वही कुछ लिखा हुआ है कि भाई इतनी सब्सिडी दे सकता है, 10% ऑफ द टर्नओवर, और 5 लाख इज हायर, और 12 लाख की हमारी मांग है। सर खत्म हो गए, मजा आ गया सर, एक चीज समझ आ गई, बट आपने हमसे एक वादा किया है, और जो वादा किया हो वो निभाना तो पड़ेगा। मैंने कौन सा वादा कर लिया है? इलस्ट्रेशन सर, ओ सॉरी यार, भूल गया था। एग्जैक्टली exactly. कुछ इलस्ट्रेशन यार मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही हैं फ्रॉम द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो मैं वो भी कवर करवाना चाहता हूँ अपनी बुक के पे। अब अपनी स्टडी मैट के पेज नंबर पे जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 3.59, या अपनी बुक के पेज नंबर पे अपनी स्टडी मैट की बुक के पेज नंबर 3.59 पे तुम लोग आ जाओ। ये जो एग्जांपल है, आई वांट टू डिस्कस दिस एग्जांपल बिकॉज आई कंसीडर दिस एग्जांपल एज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्वेश्चन बन के भी तुम्हारे पास ये आ सकता है एग्जाम में। चलिए डिस्कस करते हैं। A photographer Champak has commenced providing photography services in Delhi from April this year। क्या बात है भैया, चंपक, हमारा चंपक लाल फोटोग्राफी की सर्विस देना चाहता है दिल्ली में रहकर इस साल अप्रैल से। नया साल नई बहार। His turnover for various quarters till December is as follows। ओके भाई, हमको टर्नओवर बता दी गई है कि कितनी कितनी टर्न है। ये है Q1, Q2, Q3, 20 लाख, 30 लाख, 20 लाख, ठीक है। इन द गिवन केस सिंस संपर्क सैटिस्फाइड सोर्सेज, अब एग्जैक्टली अब इसके आगे मैं समझाना चाहता हूँ, छोड़ो इन चीजों को। तुम लोग पहले तो मेरी बात सुनो। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में अगर तुम सप्लाई ऑफ सर्विसेज अकेली कर रहे हो, यू आर एंगेजिंग इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 22-25 जो हमारे रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस हैं उसमें भी तुम लोग पढ़ा होगा, और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा भी तभी, ठीक है ना, आने वाले लेक्चर्स में, कि यार 20 lakhs की लिमिट है। अगर तुम्हारी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर रही है, देन यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। वो अलग बात है, तुम कॉम्पोजिशन ले रहे हो या रेगुलर स्कीम में जा रहे हो, वो अलग बात है, दैट्स एन अदर इशू। बट तुमको रजिस्टर लेना पड़ेगा, तुमको अब तो भाई गेम में आना ही पड़ेगा। 20 लाख तुम्हारे टप गए क्रॉस करके, ठीक है। वो लिखा ही बिकम्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन हिज एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख, राइट, ठीक है। अब भाई लेट्स अज्यूम करते हैं कि भाई ये बंदा कॉम्पोजिशन में ही था, एज्यूम करते हैं। वो कहता है कि यार 20 लाख की बात है टर्नओवर की, कोई नहीं 50 लाख क्रॉस करने जा रही टर्नओवर, इतनी क्या फोटोग्राफी की सर्विस देनी है मैंने, अभी नहीं क्रॉस करेगी, नेक्स्ट ईयर तक कर देगी, खुद अब देखेंगे, हम तो रहेंगे कॉम्पोजिशन। तो भैया चंपक जी ने क्या किया, कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर लिया। बिकॉज इस टर्नओवर देखो, टर्नओवर क्या थी, देखो पिछले साल नील थी, टर्नओवर लिखा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर नील थी, तो वो अपना कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। बट भाई हुआ क्या, इसी साल जुलाई सितंबर क्वार्टर की जब रिजल्ट्स आए,
तो भाई उसने देखा कि उसकी टर्नओवर तो 50 लाख क्रॉस इसी साल कर गई। तरक्की पे है हमारा चंपक लाल, ऊंचाइयां छू रहा है बहुत ज्यादा हमारा चंपक लाल। 50 लाख का आंकड़ा, 50 लाख छू चुका है हमारा चंपक लाल इसी साल में, मात्र मात्र 6 महीनों में। तो भाई अब जब तुम 50 लाख क्रॉस कर चुके हो, देन तुम लोगों को, तो उसको चंपक लाल को भाई रेगुलर गेम में आना पड़ेगा। दैट इज रेगुलर स्कीम में ही आना पड़ेगा। बहुत रह लिए तुम छोटे बच्चे, अब तुम हो गए हो बड़े, तुम लोगों को बिग गेम में आना पड़ेगा, दैट इज रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। अब यार सीधी सी बात है, बेसिकली इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोग को एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, जब तक तो वो था कॉम्पोजिशन स्कीम में, तब तक वो टैक्स पे करेगा एट द रेट 6%, दैट इज 3+3, जो कॉस्ट पेट हमने डिस्कस भी किया था टीवाई के क्वेश्चन करते हुए, तब तक वो 6% टैक्स पे करेगा। द मोमेंट ही क्रॉस द 50 लाख लिमिट एंड ही इज आउटसाइड द कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके बाद भाई वो टैक्स पे करेगा अंडर रेगुलर स्कीम। एक तो ये पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताना था, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे 20 लाख क्रॉस हुआ, तो नेक्स्ट 30 लाख तक जब तक वो कॉम्पोजिशन में है, 30 लाख के ऊपर क्या पे, वो 30 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से टैक्स पे करेगा। जब वो कॉम्पोजिशन भी क्रॉस कर गया 50 लाख की लिमिट, तो जो नेक्स्ट 20 लाख है उसके ऊपर वो क्या करेगा, जो भी रेट होगा जीएसटी का नॉर्मल रेट, उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। एक तो ये पॉइंट था। एक दूसरा पॉइंट भाई मेरी ये था, मैं नोट्स में चलता हूँ अपने इस चीज को समझाने के लिए। यप, ये वाला पॉइंट समझाना तुमको। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिन एलिजिबिलिटी ऑफ पे, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। For the purpose of determining the eligibility to pay tax under composition scheme, the term aggregate turnover shall include value of supplies made by a registered person from 1st April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act. क्या कहना चाह रहा है सर? अच्छा, नीचे वाली पढ़ लेते हैं। However, for the purpose of determining the amount of tax to be paid by the registered person, such turnover shall be excluded. आपने इन चंद लाइनों को देखा होगा बहुत 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 बार, जब भी आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को रिवाइज किया होगा या पढ़ा होगा, जब भी आपका इस चैप्टर से नाता जुड़ा होगा। कहने का जा रहा है क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स है। डिटर्मिंग द एलिजिबिलिटी एंड डिटर्मिंग द टैक्स टू बी पेड। मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उस चीज को डिटर्मिन करने के लिए पूरे साल की जितनी मेरी टर्नओवर है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st April ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो भी इंक्लूड होगी। इट इज प्योरली कॉमन सेंस, प्योरली कॉमन सेंस, प्योरली कॉमन सेंस। 1st April को बिजनेस कमेंट किया था चंपक लाल ने, राइट। पहले क्वार्टर में टर्नओवर क्लॉक की 20 लाख, राइट, वो कॉम्पोजिशन के अंदर ही है। दूसरे क्वार्टर में उसने टर्नओवर की 30 लाख, एग्रीगेट कम्स टू 50 लाख। भाई मेरे, तुम खुद बताओ, हमने एक क्वेश्चन इसमें ये भी किया था कि ऊपर जो क्वेश्चन किया था, जो मैंने बताया था कि 7 डेज का लिख देना या 30 डेज का लिख देना कि हाँ आईटीसी वो इंटीमेट करोगे कि हम बाहर हो गए कॉम्पोजिशन से, वो वाला पॉइंट डिस्कस, वो वाला पॉइंट आ रहा है कि यार तुम खुद सोचो ना भाई, कॉम्पोजिशन स्कीम शैल लैप्स, भाई वैलिडिटी, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक ही कॉम्पोजिशन स्कीम चलेगी। जिस दिन तुमने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, ब्रीच कर दी, तुम उसी दिन कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाओगे। तुम्हारी टर्नओवर 50 लाख हुई नहीं, तुम कॉम्पोजिशन से क्या हो गए, बाहर हो गए। यू आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, राइट। सो डिटर्मिन द एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, कि तुम एलिजिबल हो या नहीं हो टैक्स पे करने के लिए अंडर कॉम्पोजिशन, तुम लोग पूरी की पूरी टर्नओवर को इंक्लूड करोगे 1st April से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट जब तुम टैक्स पे कर रहे हो। बट टैक्स पे करना है या नहीं करना अंडर कॉम्पोजिशन, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना पे करना है अंडर कॉम्पोजिशन, क्या उसके लिए भी सर तुम सर हम लोग 20 लाख इंक्लूड करेंगे, यानी कि हम सर टैक्स पूरा 50 लाख पे करेंगे? आंसर इज नो। क्यों भाई? कॉमन सेंस लगाओ अपनी। सर 20 लाख के टर्नओवर में क्यों टैक्स पे करूंगा? मैं तो एलिजिबल ही नहीं था ना, जब मैंने 20 लाख की टर्नओवर क्लॉक की, मैं तो एलिजिबल ही नहीं था, मैं उसके ऊपर क्यों टैक्स पे करूंगा? जिस दिन से मैं एलिजिबल हुआ, जिस दिन से मैं बड़ा हुआ, उस दिन से मैंने अपना टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 30 लाख था। सो भाई मेरे, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना पे करना है उस चीज को डिटर्मिन करने के लिए तुम लोग
तब की ही टर्नओवर लोगे जब कंडीशन सेटिस्फाई हुई है रजिस्ट्रेशन की, ना कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट? बट अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की कि यार मैं एलिजिबल हूं, मैं नहीं हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए या अंडर नॉर्मल स्कीम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो तुम पूरे साल की टर्नओवर देखोगे। ये दिस इज प्योरली कॉमन सेंस बेस्ड थिंग, इसमें कोई भी इस तरह का कोई क्रैमिंग नहीं है, कुछ नहीं है कि हम इसको याद रखें, इट्स अ प्योरली कॉमन सेंस प्ले। मैं लाइक इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी, लाइक रेगुलर क्लास में तो मैं थोड़ा और डीप डाइव करता हूँ, जो रेगुलर क्लासेस में अपना करता हूँ उसमें बहुत अंदर डिटेल में और थोड़ा स्टडी करते हैं, बट ये इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन लेक्चर, तो इस केस में मैं इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इट्स अ लिमिटेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर स्टिल आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा जितना हो पाएगा। सो गाइस, यहाँ खत्म होते हैं हमारा चैप्टर 3 चार्ज अंडर जीएसटी। ये मेरे को इलस्ट्रेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने कवर करवा दी। मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बेसिकली समझाना था, टी वाई सभी क्वेश्चंस करवा दिए, एंड इलस्ट्रेशन जिसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट था वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना कंपोजिशन का या आरसीएम का, सर तोड़ के रख देंगे क्वेश्चन को, सर कर देंगे सर, क्वेश्चन पूरा का पूरा सर क्वेश्चन खलास कर देंगे हम, चाहे बाउंसर आए, चाहे हमारा चाहे फास्ट बॉल आए, चाहे स्लोर वन आए, भाई हम तो सर सिक्सर ही लगाएंगे, हम तो बाउंड्री ही लगाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डील इन सिंगल्स एंड डबल्स, समझ रहे हो? सो गाइस इसी के साथ चार्ज अंडर जीएसटी यहाँ होता है खत्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस। जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे सभी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ आपको, इलस्ट्रेशन के टीवाई के तो सभी करवा दिए। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, कमेंट सेक्शन में मेरे को नीचे पिंग कर देना, नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू गाइस कि क्या जो भी आपकी क्वेरी होगी, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व दैट। एंड नेक्स्ट थिंग इज नोट्स बच्चा अगर आपको चाहिए यार मेरे छोटे भाइयों और मेरे बहनों, नोट्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेल आईडी पिंग कर देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैंने खुद लाइक ये मेरे सेल्फ प्रिपेयर नोट्स हैं, मैं सच इनको पब्लिकली तो नहीं लाइक शेयर कर सकता इसी तरह, बहुत मेहनत लगी है इनको प्रिपेयर करने में। लाइक दीज आर द पिक्टोरियल नोट्स, पिक्चर्स लगाई हैं ताकि आपको थोड़ा सा और ईजी आप मेमोराइज कर सको। आप लोगों को अगर ये नोट्स भी चाहिए तो डेफिनेटली मेरे को मेल आईडी अपनी कमेंट में सेक्शन में पिंग कर देना, आई विल प्रोवाइड यू गाइस। एंड मोर थिंग, यस सर थोड़ी टिप्स भी बता दो आरसीएम को कैसे डील करें सर इस चैप्टर को, इतनी सारी चीजें हैं यार। देखो अगर आप लोग कहोगे कि सर इसकी मेमोरी टेक्निक भी शेयर कर दो, आरसीएम की लिस्ट को किस तरह याद करें, तो डेफिनेटली मैं मेमोरी टेक्निक भी आपके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा स्पेसिफिक टू मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक जो है आरसीएम की लिस्ट को किस तरह याद रखें। बट देर इज नॉट एनी अदर सब्सटीट्यूट फॉर दिस। आप लोगों को आरसीएम की जितनी भी लिस्ट, आरसीएम की एक्टिविटीज हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो आपको सबको आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे, कोई उसका अदर वे आउट नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं है कि ऊपर-ऊपर से पढ़ के चले गए यार कि लाइक देखा हमने कि पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी है, या हमने देखा कि वो रिकवरी एजेंट कार्ड डीलर वाला पॉइंट देखा था, इस तरह हमने 1 और 2 पॉइंट्स और देखे थे। तो ये नहीं है कि यार तुम लोग ऊपर से पढ़ के जा रहे हो और तुम्हारा काम हो गया, नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। क्वेश्चन में वो इस तरह का पॉइंट डालेगा, वैसे ही एग्ज़ाम के टाइम पे इतना ज़्यादा दिमाग बंदे का खराब होता है, जब वो 3 घंटे पेपर हम लिख रहे होते हैं, इतना कुछ चल रहा होता है दिमाग में, तो स्टिल गाइज़ वही कह रहा हूँ, ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाओगे, कन्फ्यूज़न होगी, डिटेल में पढ़ के जाओगे, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी एग्ज़ाम में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और इसका क्वेश्चन मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, कंपोजिशन का दे रहा है चांसेस कि कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन सीधा आ जाए 5 नंबर में एग्जाम में, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट आरसीएम का आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सीधा क्वेश्चन आएगा, आ भी जाने को आ भी सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, लाइक मेरे को नहीं लग रहा कि आएगा सीधा। बट क्वेश्चन डेफिनिटली ज़रूर आना चाहिए मेरे हिसाब से एज़ अ पॉइंट। एक बड़े क्वेश्चन में कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी या टैक्स पेबल वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट बन के आ जाएगा 1-2 पॉइंट, और अगर वो 1-2 पॉइंट तुम लोगों को नहीं आया, तो भाई तुम्हारा क्वेश्चन वहीं खत्म है। सो यार देयर इज नो एनी अदर वे आउट। अच्छी तरह पढ़ो लिस्ट को, पूरी की पूरी आरसीएम की लिस्ट को डिटेल में पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो और देखो। अगर आप तुम लोग कहोगे कि सर मेमोरी टेक्निक भी शेयर कर दो कि किस तरह याद रखें, डेफिनेटली उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर मेरे को लगेगा कि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि यार सर शेयर कर दो, डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो आई विल लॉन्च फॉर द मेमोरी टेक्निक रिगार्डिंग आरसीएम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। वीडियो लाइक अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के जिनके एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ ड्यू हैं, नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, ताकि सब इस वीडियो से क्वेश्चंस कर सकें और समझ सकें कॉन्सेप्चुअली। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।